गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घरों में बहुत स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने घरों में ही होंगे। ठीक है, आज मैं राधा टीचर आपके सामने एक नए सेशन के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या होगा। लेकिन बच्चों, क्लास के पहले थोड़ा सा हम एनर्जाइज़र करते हैं। ठीक है, आप लोगों का भी मूड एकदम मस्त हो जाएगा और थोड़ा सा एनर्जाइज़र करने से एक उत्सुकता भी आ जाएगी। तो आप लोग रेडी हो हमारे साथ? ओके, सब लोग मेरे साथ जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कमांड देंगे और एनर्जाइज़र करेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए। सबसे पहले जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आपको एक्शन करना है। ठीक है, टैप योर हेड, क्लैप योर palm, touch your feet, touch your toes, touch your eyes, touch your nose, ring around, turn around, sit down, up, sit, up and down, turn around। अभी हंसेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। चलो थोड़ी देर बैठते हैं, ज़रा बैठ जाएं सब लोग पलथी मार के। अब हम 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम कैसे बोलना है मैं आपको बताती हूँ। ओम कहते हुए सांस को अंदर खींचना है और फिर माँ का जाप करते हुए सांस को रिलीज़ करना है, छोड़ देना है। ठीक है, सब लोग बैठ गए? आँख बंद कर लीजिए आप लोग। 1 2 3 स्टार्ट। ओ बच्चों, अपने हाथों को रगड़ो, अपने आँखों पे लगाओ, धीरे धीरे आँखें खोलो और बी रेडी फॉर द क्लास। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? अभी कहीं नहीं जाना है, ये एनर्जाइज़र था। अभी तो आपकी क्लास बाकी है। चलो देखते हैं अब अगले इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है। अरे यहाँ तो बहुत सारे बादल, पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं। चिड़िया भी चू 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 कर रही हैं। अच्छा, तो ये दिन का समय है। अभी तो रात आनी बाकी है। देखते हैं, रात आ रही है, अभी धीरे धीरे शाम होने वाली है। ये लो, रात भी आ गई। अरे क्या दिख रहा है यहाँ पे तुमको बच्चों? यहाँ पर तो हमें चांद दिख रहा है, पानी दिख रही है, जल भी दिख रहा है। कितनी सुनहरी रात है। चांद तो रात में ही निकलता है, पर इतना उजाला कैसे चैतन्य? क्योंकि चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है ना। अच्छा, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है। ये कब बिखेरता है? चांद अपनी चांदनी कब बिखेरता है? रात को। हर रात को चांद अपनी चांदनी बिखेरता है। हाँ, हमें तो लगता नहीं है कि हर रात। कभी कभी तो मैं बाहर निकलती हूँ तो काली काली रातें होती हैं। अच्छा, तो ये चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है। तो ये चांदनी क्यों बिखेर रहा है चैतन्य? ये क्यों ऐसे हो रहा है? मेरा लग रहा है। मेरी दादी कहती थी कि पूर्णिमा की रात को चांद अपनी चांदनी बिखेरता है, इसे चांदनी रात भी कहते हैं। अच्छा, चांदनी रात कहते हैं।
देखते हैं भाई चांदनी रात। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, चांदनी रात, अच्छा याद दिलाया चैतन्य। चांदनी रात के ऊपर तो एक मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत सुंदर कविता भी है। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी महाकाव्य में से वो कविता ली थी। उन्होंने पंचवटी महाकाव्य लिखा था, खंड काव्य है एक्चुअली, वो महाकाव्य नहीं है। उसमें से उन्होंने वो एक कविता लिखी थी। और चलो देखते हैं आज चांदनी रात कविता के बारे में क्या मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। थोड़ा उनका परिचय लेते हैं और फिर हम कविता पे आएंगे। तो बच्चों, ये चांदनी रात कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी में हुआ था और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हो चुकी है। ये खड़ी बोली के बहुत सुंदर कवि हैं। खड़ी बोली क्या है जी बच्चों? बोली जो हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं उसमें बहुत सारे बोलियां पाई गई हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, मथुरा की, वृंदावनी। तो इसी तरह जब हम शहरों में जो भाषा बोलते हैं वो खड़ी बोली कही जाती है। तो ये खड़ी बोली के कवि ज़्यादा रहे हैं और इनकी रचनाएं मानवीय संवेदना यानी कि मनुष्य में जो इमोशंस है, संवेदनाएं हैं, उनके ऊपर बहुत सारा इन्होंने ध्यान दिया है। करुणा की भावना से ओतप्रोत है इनकी कहानियाँ, कविताएं। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो साकेत महाकाव्य लिखा है इन्होंने, यशोधरा, जयजतवर, पंचवटी, भारत बाती, खंड काव्य लिखे हैं, रंग में भंग, राजा और प्रजा, ये सब नाटक है। ये जो प्रस्तुत कविता है ये पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। ये खंड काव्य इसलिए है, खंड काव्य का मतलब ही होता है कि एक घटना को छोटे से क्रम में और तारतम्य तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए, बहुत विस्तृत रूप ना दिया जाए। जब बहुत विस्तृत रूप देते हैं तो वो एक खंड में नहीं आ पाती है और कई खंडों में विभक्त होकर के वो महाकाव्य बन जाता है। बट यहाँ पे पंचवटी जैसा नाम से आपको पता चलता है कि 5 वट वृक्षों की छाया में कोई एक कुटी बनाई गई। जब वो रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण के साथ जंगल में वनवास के लिए जा रहे थे तब उन्होंने वो कुटी बनाई थी वहाँ पे 5 वृक्षों की छाया में। और उस समय का जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को उन्होंने इस खंड काव्य में प्रेरित लिखा हुआ है। उसी में से ये थोड़ी सी पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इन पंक्तियों में, इस कविता में चांदनी रात का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रकृति की छटा कि प्रकृति कैसे दिन हो या रात हो, चांदनी हो या कोई भी दिन समय हो, अपनी आभा कैसे बिखेरती रहती है और परिपूर्ण हो करके हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या कहते हैं। तो बच्चों, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि चारु चंद्र यानी चारु यानी सुंदर, चंद्रमा की चंचल किरणें, नटखट किरणें मानो ऐसे लगती है कि जल और थल यानी कि पानी में, पृथ्वी पर सब तरफ से खेल रही है और सारी पृथ्वी पर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ चांदनी यानी एकदम साफ सुंदर चांदनी बिछी हुई है। अवनी, अवन मतलब धरती और अंबर का मतलब होता है आकाश। अवन और अंबर, अंबर तल तक स्वच्छ चांदनी ही चांदनी बिछी हुई है। आगे कवि कह रहे हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती। धरती इतने अच्छे समय में, इतने अच्छे माहौल में जहाँ पे सब खुश हैं, पूरी प्रकृति खुश है, तो धरती भी अपनी प्रसन्नता का प्रकटन कर रही है। अब कैसे करेगी धरती?
धरती तो बोल नहीं सकती है, तो धरती अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट कर रही है कि हरित तृणों की नोकों से, हरे हरे छोटे छोटे घास के, नुकीले घास की लगी हुई है, लहरा रही है, और लगता है कि तरु भी झूम रहे हैं। तरु मतलब, तरु का मतलब पेड़। हाँ, पेड़ का पर्यायवाची है तरु। पेड़ भी झूम रहे हैं और मंद धीमी धीमी पवन, बढ़िया सुंदर सुगंधित पवन बह रही है। चलिए आगे देखेंगे क्या कवि कहते हैं। बच्चों, क्या कह रहे हैं कवि जी? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कितनी स्वच्छ चांद, स्वच्छ का मतलब क्या है बच्चों? साफ। साफ चांदनी बिछी हुई है, और चांदनी कब आती है? रात में। तो पूरी रात निस्तब्ध है, एकदम शांत है, कोई आवाज नहीं है। नहीं। हाँ, पूर्णिमा की रात में, पूर्णिमा की रात में, चांदनी की रात में। स्वच्छंद सुमंद गंध, यह मतलब एकदम सुगंधित स्वच्छंद रूप से हवा बह रही है, गंधयुक्त हवा। और ऐसे समय में कवि पूछ रहे हैं कि कौन सी दिशा ऐसी होगी जो आनंद से परिपूर्ण नहीं होगी, आनंद रहित होगी, यानी कि सारी दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं है अभी भी चल रहे हैं। किसके? नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी किसको कहा गया यहाँ पे? प्रकृति को। यस, नियति नटी यानी प्रकृति के कार्यकलाप अब भी चलते हैं। अभी कैसे चलते हैं? दिन में तो सब इंसान अपने कार्यकलाप करते रहते हैं, लेकिन सो जाते हैं। तो क्या रात होने पे प्रकृति भी सो जाती है? नहीं, हवाएं चलती हैं, पेड़ फूल खिलते हैं, महकते हैं, हर चीज चलती रहती है। तो वही कह रहे हैं कि प्रकृति के कार्यकलाप हमेशा चलते रहते हैं, पर जैसे एकदम एकांत भाव से, एकदम शांत, कोई शोरगुल नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कितने शांति से चुपचाप प्रकृति अपने कार्य को संवारती रहती है, करती रहती है। यहाँ पे कवि का मतलब, कहने का अर्थ है कि प्रकृति अपने कार्यों को अनवरत करती रहती है, हरदम करती रहती है। चलो अभी आप गा के बताओ जरा इसको, थोड़ा सा आगे वाली पंक्तियों को। ठीक है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। वाह भाई, बहुत अच्छा गा लेते हो। तो पोयम में तुमने तो 4 चांद लगा दिए। चलो देखते हैं इसके अर्थ में क्या है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी बिखेर देती है मोती। मोती किसको कहा गया है पता है? ओस की बूंद। वेरी गुड। ओस जब गिरती है रात में पत्तों पे तो मोती के जैसी लगती है, और जब सब सो जाती है, पूरी धरती के लोग जब सो जाते हैं तो ओस की बूंदें गिरती हैं और वसुंधरा पे पड़ती रहती है, मोती के समान लगती हैं। लेकिन जब सवेरा होता है तो रवि का मतलब सूरज। रवि बटोर लेता है उनको। रवि आता है, सूरज की किरणें फैल जाती हैं और सारी ओस की बूंदें सूख जाती हैं। तो यहाँ के कवि कैसे कह रहे हैं कि रवि आने के बाद, सूर्य के आने के बाद वो सारी ओस की बूंदें सवेरे नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती हैं, बटोर के ले जाता है और विराम सोख लेता है। हाँ, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है,
शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और दिन भर अब सूर्य के कार्यकलाप चले, और जब सूर्य का अस्त होने का टाइम आया तो सूर्य अपने सारे कार्यों को विरामदायिनी संध्या के सुपुर्द करके चला जाता है। अब यहाँ विरामदायिनी क्यों कहा गया है? क्योंकि संध्या काल होते ही सभी लोग अपने अपने घरों पे चले जाते हैं, विराम करने जाते हैं, विश्राम करने जाते हैं। पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट जाते हैं, पथिक अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, काम करने वाले लोग अपने घरों में आ जाते हैं। इसलिए संध्या को विरामदायिनी कहा गया। टीचर, एक प्रश्न है, सुपुर्द यानी क्या? सुपुर्द यानी उसके हवाले कर देना, यानी कि अभी दिन में रवि ने अपना काम किया, अब संध्या के हवाले प्रकृति को करके रवि चले जाते हैं और सूर्य चला जाता है। और इस माहौल में शून्य श्यामतन यानी कि रात्रि का जो एकदम अंधेरापन है वो भी एकदम नए रूप में छलक करके आता है। इतना सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। चलो एक बार फिर से जरा तो गा के सुनाओ जरा ये पंक्तियों को। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने बोला। पंचवटी की छाया में बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब सीता राम लक्ष्मण वनवास के लिए गए थे तो वनवास में वो चित्रकूट में उन्होंने एक पंचवटी, पंच यानी पांच वटों का वृक्ष, हाँ, बरगद का, 5 बरगद के वृक्षों के छाया के नीचे उन्होंने पर्ण कुटीर बनाई थी। पर्ण कुटीर मतलब पानों की कुटिया, पत्तों की, पानों की, घास फूस की कुटिया बनाई थी और उसी की छाया में वो पंचवटी में रहते थे। उसके सम्मुख एक स्वच्छ शिला पड़ी हुई है। शिला मतलब पत्थर, पत्थर, बड़ा सा पत्थर है सामने, और उस पे एक बहुत धीरजवान, वीर, निर्भीक, बिना डरे एक मनुष्य ऐसे तन के खड़ा हुआ है। अब ये कौन मनुष्य हो सकता है, देखते हैं। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, पूछ रहे, कभी ही पूछ रहे हमसे कि ये धनुर्धर कौन है, ये धनुषधारी कौन है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर सो रहा है। सारा संसार, भुवन मतलब संसार, पूरा संसार सो रहा है। ऐसे समय में ये कौन धनुर्धारी है जो जाग रहा है। देखने में तो ये बड़ा कुसुमायुध लगता है। कुसुमायुध मतलब कामदेव का अवतार, और कामदेव यानी बच्चों रूप के देवता कहे गए, सबसे सुंदर व्यक्ति जो भगवान की सृष्टि में है उसको कामदेव कहा गया है। तो कामदेव के अवतार लगने वाला यह व्यक्ति कौन है जो जाग रहा है, लेकिन योगी जैसा भेष बना करके। योगी यानी कि एक धर्मात्मा पुरुष, एक योगी पुरुष दृष्टिगत होता है, यानी कि नजर आ रहा है। बच्चों समझ में आया कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है? हाँ मिस। कौन? यह तो लक्ष्मण का, जी, लक्ष्मण के विषय में। के साथ, हाँ, लक्ष्मण के विषय में बात हो रही है। क्योंकि जब राम जी वन जाने लगे थे, बच्चों थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, छोटी सी, आपको जानना चाहिए कि जब राम जी वन जाने लगे थे तो सुमित्रा माता ने लक्ष्मण को उनके साथ भेजा था और कहा था कि मेरे राम और सीता को कभी कष्ट न होने पाए, इसलिए जब वो जंगल में रहेंगे तो तुम रात भर जाग करके उनकी निगरानी रखना, उनकी पहरेदारी करना। और उन्होंने अपनी माँ का कहना मानते हुए वो जब भी रात में राम सीता सो जाते थे तो वो उसी शिला पे खड़े होकर के पहरेदारी करते थे। और उसी पंचवटी के बारे में, उसी पंचवटी खंड काव्य के बारे में यहाँ महर्षि गुप्त जी ने बहुत सुंदरता से बखान किया है। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है
कि आपको ये कविता भावार्थ के साथ बहुत पसंद आई होगी। अगर आप एक दो बार इस भावार्थ को सुनोगे, समझोगे, बुक रख करके सामने एक एक अक्षर का भावार्थ समझने का प्रयास करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो YouTube पे भी लिंक है जिन पे आप जा करके सर्च मार के पढ़ सकते हो, उनका भावार्थ एक बार और समझ सकते हो। कुछ आपको क्वेरी है इससे संबंधित तो हम लोग जब मिलेंगे क्लास में तो पूछ लेना। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें आपको इसी पे आधारित प्रतिपत्र होंगे। प्रतिपत्र में आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ ग्रामर होगा और इसी आधार पे आप लोग को प्रतिपत्र भी सॉल्व करना है। थैंक यू, वेरी गुड बच्चों।